हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर की 2 वीडियो पहले बन चुकी है और ये तीसरा पार्ट है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो 2 वीडियो पहले बनी है उसको जरूर देखना। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई होगी इंडियन इकोनॉमी नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाना और तुम्हें सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उसको देख लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था इस चैप्टर को हम लगभग 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट हो गया था एग्रीकल्चर का और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम समझेंगे इंडस्ट्री, यानी कि आज़ादी जब हमें मिली थी, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त हमारे देश में इंडस्ट्री की क्या हालत थी। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। ऑन द ईव मतलब शाम, यानी संध्या ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी की शाम को भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। तो आज़ादी के टाइम पे हमारे देश में उद्योग की क्या स्थितियाँ थी, उद्योग की क्या स्थिति थी। तो बच्चों, उद्योग की जो स्थिति थी बहुत ही बेकार थी उस टाइम पर। अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे देश में एक पॉलिसी अपनाई। अब उस पॉलिसी का मतलब तुम्हें बताऊँगा। अंग्रेज़ों ने हमारे देश से, इंडिया से ज़्यादा इंडस्ट्री को ख़त्म करने का सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भारत में कभी इंडस्ट्री बढ़े और भारत में कभी अच्छी खासी इंडस्ट्री हो। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कभी सोचा ही नहीं, बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री को डीमोटिवेट किया। एक होता मोटिवेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमेशा चाहा कि हम इंडिया से इंडस्ट्री को ख़त्म करेंगे। डीमोटिवेट किया उन्होंने हमें। तो इस बात को समझते कैसे, अगर मैं ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें समझाऊंगा तो इन पॉइंट से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कैसे ख़त्म किया। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है उद्योग लगाना, इंडस्ट्री लगाना। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है नई नई फैक्ट्री लगाना, नई नई इंडस्ट्री लगाना। मतलब नई नई मतलब सिंपल वर्ड में सुनो, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। नई नई फैक्ट्री लगाना, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाना, इंडस्ट्री लगाना। तो जब नई नई फैक्ट्रीज लगाई जाती है तो हम इसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। हिंदी में उसको बोलेंगे औद्योगिकरण। ठीक है, और डी, जैसे ही इसके आगे डी वर्ड लग जाता है तो इसको बोलेंगे वी औद्योगिकीकरण। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वी औद्योगिकीकरण और इंग्लिश में होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है अंग्रेजों ने इंडस्ट्री को खत्म करना स्टार्ट किया। बात समझ में आई? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री लग रही है नई नई, और अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो इसका मतलब पुरानी इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है। तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी का मतलब था कि इंडिया से इंडस्ट्री को खत्म करना। ठीक है, इंडिया से इंडस्ट्री को क्या करना, खत्म करना। अब अंग्रेज इंडिया से इंडस्ट्री को क्यों खत्म करना चाहते थे, तो इसके पीछे बच्चों 2 मोटिव थे। मैं यहाँ पे इतना एरिया ले लेता हूँ। इसके पीछे उनके 2 मोटिव थे। क्या मोटिव थे, समझते हैं इस बात को। देखो बच्चों, मान लेते हैं कि ये है इंग्लैंड और ये है इंडिया। तो उस टाइम पर इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री लगाई जा रही थी। मतलब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, औद्योगिकरण चल रहा था। इंग्लैंड के अंदर नई नई फैक्ट्रियां लगाए जा रहे थे। तो इंग्लैंड में बहुत सारी फैक्ट्री लगाई गई, यानी सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई जा रही थी। अब इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, इन इंडस्ट्री को चाहिए था कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है बच्चों, प्राइमरी प्रोडक्ट होता है ये, जो एग्रीकल्चर से निकलता है या कहीं पे भी फर्स्ट टाइम पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं कच्चा माल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो इंग्लैंड में बहुत सारी फैक्ट्री लगाई जा रही थी, उन फैक्ट्री यानी इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, उन इंडस्ट्री को चाहिए था कच्चा माल। तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया के अंदर से हम इंडस्ट्री को ख़त्म कर दें, अगर इंडिया के अंदर से इंडस्ट्री को ख़त्म कर दें, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई कंपनी नहीं होगी, कोई फैक्ट्री नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। तो इंडिया अपना सारा का सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंग्लैंड को भेजेगा। यानी कि इंडिया अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा। अब बच्चों समझ में आ गई होगी तुम्हें बात, मैं फिर से बोलता हूँ। इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगाई जा रही थी,
इंग्लैंड वालों को एक बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया में भी इंडस्ट्री होगी तो इंडियंस कभी भी अपना कच्चा माल, अपना रॉ मटेरियल हमें नहीं भेजेंगे, हमें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर इंडिया से इंडस्ट्री खत्म कर दी जाए, अगर इंडिया से इंडस्ट्री खत्म कर दी जाए तो इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रहेगा ही नहीं। तो इंडिया का सारा कच्चा माल, सारा रॉ मटेरियल इंडिया वाले मजबूरन हमें भेजेंगे। बात समझ आई? क्योंकि हमारे देश में अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो जो भी मटेरियल हमारे पास तैयार होगा, जो भी हमारे पास कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा, जब इंडस्ट्री नहीं है तो हम रॉ मटेरियल का करेंगे क्या? तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उनको ये बात समझ में आ गई थी। दूसरे नंबर पे, पहला मोटिव तो ये था। दूसरे नंबर पे उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडियंस जो है उनको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, और इंडिया से कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाएगा। इंग्लैंड वाले उससे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चर मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट इंडियंस जो है मजबूर होंगे इंग्लैंड से खरीदने के लिए, यानी वो प्रोडक्ट इंग्लैंड वाले इंडिया वालों को भेजेंगे। बात को समझ में आई? सिंपल वर्ड में, अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडिया अपना सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड को भेजेगा, और इंग्लैंड वाले क्या करेंगे? उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे, माल बनाकर तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद उसको इंडिया को बेचेंगे, और इंडिया की मजबूरी होगी खरीदना। अब इंडिया की मजबूरी क्यों होगी, इस बात को समझते हैं। तो बच्चों, इंडिया की मजबूरी इसलिए होगी क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी। अगर इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इंडियंस को इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, इंडिया को इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? बात ये क्लियर है कि अगर इंडिया से इंडस्ट्री खत्म कर देंगे तो इंडिया अपना सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा। इंग्लैंड उस रॉ मटेरियल से क्या बनाएगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा, और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर इंडिया को बेचेगा, इंडिया को एक मार्केट की तरह इस्तेमाल करेगा, ठीक है? इंडिया को बेचेगा और इंडिया वाले मजबूरी में खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। तो इंडिया में जो कोई इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडिया में माल तैयार नहीं मिलेगा, इंडिया में कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो इंडिया वाले मजबूरी में इंग्लैंड से खरीदेंगे, ठीक है? तो इनके दो मोटिव थे, ठीक है? तो पहला उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि इंडिया से इंडस्ट्री को खत्म करना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को खत्म करना है। उसके बाद क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम मॉडर्न इंडस्ट्री। अंग्रेजों के टाइम पे बच्चों कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं बनी। अंग्रेजों ने कोई भी मॉडर्न मतलब नई इंडस्ट्री नहीं बनाई। कुछ इंडस्ट्री उन्होंने बनाई, मतलब कुछ मतलब सिर्फ नाम की। जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अंग्रेजों ने एक जूट टेक्सटाइल कह लो, ठीक है? जूट हो गया एंड कॉटन, जूट और कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी अंग्रेजों ने इंडिया में अगर कोई मॉडर्न इंडस्ट्री लगाई, मतलब कोई नए मॉडर्न मतलब कोई आधुनिक उद्योग लगाए, तो उसमें उन्होंने एक तो जूट और कॉटन के टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई, ठीक है? और इसके अलावा उन्होंने थोड़े बहुत 1907 में एक इंडस्ट्री लगाई, मतलब हेल्प की लगाने में, टिस्को का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाई 1907 में। उसके बाद थोड़ी बहुत और इंडस्ट्री लगाई, जैसे एक शुगर हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, एटसेट्रा। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री लगाने पे कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़े बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री लगे, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, टाटा की एक स्टील एंड आयरन कंपनी हो गई, शुगर कंपनी, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री, मतलब कुछ इंडस्ट्री ही लगी, बाकी और मॉडर्न इंडस्ट्री पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इस बात को अच्छे से समझते हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है। कैपिटल गुड्स
इंडस्ट्री। बच्चों कैपिटल गुड्स का मतलब तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का मतलब सिंपल वर्ड में मतलब है मशीनरी। मतलब तो निकालने को तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कैपिटल गुड्स का मतलब, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का मतलब है मशीनरी। तो हमारे देश भारत में उस टाइम पर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीन बनाए, मतलब मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी। मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी, इसको हम दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, चलो इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आज जैसे तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे घर में चेयर होंगे, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, और तुम्हारे घर में मतलब बहुत कुछ होगा, आरओ लगा होगा, फैन होंगे, कूलर होंगे, एसी होंगे, तुम लोग जूते पहनते हो, कपड़े पहनते हो, तुम लोग जितने भी सामान इस्तेमाल करते हो, ये सारा का सारा सामान किससे बनता है? मशीन से बनता है। मानते इस बात को? मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसी तरीके से एसी, वॉशिंग मशीन, जूते, कपड़े, तुम्हारे घर में A to Z जितने भी सामान है, मैक्सिमम सामान किससे बनता है? सारे सामान बनते हैं मशीनों से। अब अंग्रेजों ने इंडिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाई जो मशीनें बनाती है। एक बात खुद ही सोच के देखो, हमारे देश में मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। अगर हमारे देश में मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है तो हम कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बताओ? कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मशीन चाहिए, और मशीन बनाने के लिए भी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जो मशीन बनाए। तो हमारे देश में मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी, और अंग्रेजों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया में मशीन बनाने वाली कोई इंडस्ट्री लगाई जाए। ठीक है, इंडिया में एक सिर्फ अंग्रेजों ने ऐसी इंडस्ट्री लगाई जो सिर्फ कंजम्पशन गुड्स, खाने पीने की चीज़ें, जैसे ब्रेड, घी, मक्खन, दूध, आटा, चावल, दाल, ये सारी चीज़ों के लिए छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई, लेकिन कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाई जो मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगाई, यानी मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं लगाई। जैसे मतलब बहुत सारी मशीनें होती है, आज के टाइम पे तुम्हें पता ही होगा कि सारा काम मशीनों से ही होता है। तो मशीन भी, देश के अंदर मशीन बनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जो मशीन बनाते हो। उन्होंने सिर्फ वो इंडस्ट्री लगाई जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स बनाते हों। ठीक है, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम बोलेंगे कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उन्होंने नहीं लगाई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या था कि हमारे देश में तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारे देश में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। कोई डाउट है किसी को? चलो एक बार अच्छे से क्लियर करता हूँ, सिंपल वर्ड में सुनो बच्चों। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को बोलते हैं जो मशीनें बनाती हैं। हमारे देश में खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री थी, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी। और जिस देश में मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री ना हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन चाहिए। तो मशीन बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि इंडियंस जो है ये क्या करें, मशीन के लिए हम पर डिपेंड रहें। मतलब ब्रिटिश हमेशा चाहते थे कि मशीन के लिए हम उन पर डिपेंड रहें। तो हमें कोई भी मशीन खरीदनी होती थी तो हम इंग्लैंड से इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इसका क्या मतलब है पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल? इस बात को समझते हैं। तो बच्चों उस टाइम पे जो हमारे देश में इंडस्ट्री लगाई गई थी, तो इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था। यानी कि जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगी हुई थी उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी। सरकार सिर्फ कुछ इंडस्ट्री पे ही फोकस करती थी, जैसे रेलवे हो गया। सेकंड नंबर पे हो गया पावर जनरेशन, रेलवे हो गया पावर जनरेशन। तीसरे नंबर पे हो गया डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड में लिख देते हैं कम्युनिकेशंस। चौथे नंबर पे पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। तो बच्चों अंग्रेज यानी कि उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, हिंदी में बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, उनका जो रोल था बहुत कम था। ठीक है, लिमिटेड रोल था उनका। यानी कि सरकार के हाथ में रेलवे था, पावर जनरेशन बिजली बनाना सरकार के पास था, ये इंडस्ट्री सरकार के पास थी। कम्युनिकेशन जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए,
ठीक है, तार हो गया जिसको टेलीग्राफ बोलते हैं, और पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जहाँ पे पानी के जहाज आते हैं, पानी के जहाज जाते हैं। तो जहाँ से पानी के जहाज आते हैं, पानी के जहाज जाते हैं, उसको पोर्ट्स बोलते हैं। कम्युनिकेशन में तार हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पावर जनरेशन मतलब बिजली हो गई, और रेलवे तुम्हें पता ही है। तो ये चारों सिर्फ सरकार के अंडर में आते थे, यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल सिर्फ इन चारों में था। बाकी सारी इंडस्ट्री उन्होंने मतलब यानी कि सरकार ने किसी और इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो बाकी सारी इंडस्ट्री जो भी थी प्राइवेट के पास ही थी। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। इस बात को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो बच्चों फिर इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझेंगे कुछ और बातें। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। बच्चों डीके मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो मशीनों से नहीं बनाई जाती, जो हाथों से बनाई जाती है। हाथों की कारीगरी से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स मतलब भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स को हिंदी में बोलते हैं हस्तशिल्प कला। क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हस्तशिल्प कला। तो भारतीय हस्तशिल्प कला यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब डीके हो गया। डीके का मतलब होता है एंड हो गया, खत्म हो गए। अब बात यही आती है कि भाई हमारे जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं थी, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे हमारे, वो पूरी दुनिया में फेमस थे। पूरी दुनिया के लोग इंडिया का नाम लेते थे कि भाई इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत वैल्यू होती थी, बहुत इज्जत होती थी। पूरी दुनिया के लोग हमारे पास आते थे और महंगे महंगे रेट पे हमसे खरीदते थे, और हम पूरी दुनिया में फेमस थे। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे हैंडीक्राफ्ट जो पूरी दुनिया में फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो बच्चों इसको ख़त्म करने में अंग्रेज़ों का रोल था। अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया समझते हैं। पहला था, हाँ कुछ बातें हैं, कुछ कॉजेज हैं। तो पहला कॉज है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बच्चों टैरिफ मतलब टैक्स होता है। टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स। और डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव। तो उनकी जो टैक्स की जो पॉलिसी थी वो भेदभाव वाली थी। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भेदभाव वाली टैक्स की पॉलिसी लगाई। अभी भेदभाव वाली टैक्स की पॉलिसी क्या थी, सुनना इस बात को और समझना। जैसे कि ये है इंग्लैंड और ये है इंडिया। इंडिया से जब हैंडीक्राफ्ट्स इंग्लैंड जाता था या फिर किसी, ये अदर कंट्री है, या इंडिया से कोई हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनी हुई चीज़ें दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री में जाता था, तो अंग्रेज इस पे हैवी टैक्स लगा देते थे। हैवी टैरिफ बोल लो, हैवी टैक्स लगा देते थे। यानी कि इंडिया से अगर कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स अगर इंग्लैंड जा रहा है या अदर कंट्री में जा रहा है, तो उस पर हैवी टैक्स अंग्रेज लगा देते थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे टैक्स लगने की वजह से वो महंगे हो गए। ठीक है, टैक्स लगने की वजह से क्या हो गए, महंगे हो गए। इसको मिटा देता हूँ। तो टैक्स लगने की वजह से महंगे हो गए, इंडियन सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। दूसरे नंबर पे इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो हैंडमेड होते थे। हैंडमेड का मतलब हाथों से बने हुए होते थे। भाई हाथों से बने होते थे, और एक होता क्या था, जैसे कि पूरी की पूरी फैमिली काम में लगी होती थी। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स में जब कोई प्रोडक्ट बनता था तो पूरी की पूरी फैमिली पूरा पूरा दिन भर लगे रहते थे, तब जाके माल तैयार होता था। ये हैंडमेड होते थे, तो ये काफ़ी कॉस्टली होते थे, काफ़ी महंगे होते थे। और इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट्स होते थे वो मशीन से बनते थे, मशीन मेड। अब इंग्लैंड के प्रोडक्ट अगर मशीन से बने होंगे तो नॉर्मल सी बात है सस्ते होंगे, वो चीपर। तो इंग्लैंड के प्रोडक्ट चीपर थे, काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। इंडिया के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते थे, कॉस्टली होते थे। इंडिया के प्रोडक्ट इसलिए महंगे होते थे क्योंकि वो हाथों से बनते थे, पूरा दिन
मेहनत लगती थी और साथ में उस पर टैक्स भी होता था। इंग्लैंड के प्रोडक्ट जो थे वो मशीन से बनते थे, तो मशीन काफ़ी फास्ट काम करता है, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती थी और साथ में इस पर कोई टैक्स भी नहीं होता था। तो इंग्लैंड का जो प्रोडक्ट था वो इंडिया में पहुंचता था सेल होने के लिए। तो इंडियंस जो थे, हमारे देश के जो खुद के इंडियंस थे, वो इंडियंस क्या करते थे, इंडियन प्रोडक्ट खरीदना उन्होंने छोड़ दिया। हमारे इंडियंस ने इंडियन प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ दिया। कारण क्या था, इंडियन प्रोडक्ट पे एक तो हैवी टैक्स होता था, ऊपर से वो हैंडमेड होता था, तो महंगे ज़्यादा होते थे। ठीक है। और इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट होते थे वो मशीन मेड होते थे, तो मशीन मेड होते थे यानी कि थोड़े सस्ते होते थे। मशीन की बनी चीज़ें सस्ती होती थी क्योंकि मशीन में कॉस्ट हमेशा कम आती है। ठीक है। और इस पर टैक्स भी नहीं होता था। तो इंग्लैंड के प्रोडक्ट धीरे धीरे पूरे इंडिया में छा गए और लोगों ने धीरे धीरे इंग्लैंड के प्रोडक्ट खरीदने स्टार्ट कर दिए। जैसे आज देख लो, आज हमारे देश में इंडियन प्रोडक्ट और चाइनीज़ प्रोडक्ट में कंपैरिजन कर लो। इंडियन प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो चाइनीज़ प्रोडक्ट आधे से आधे रेट में हमें मिल जाता है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पूरे इंडिया में छा गया। इंडिया क्या, पूरी दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट आज छाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो उसी तरीके से उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रोडक्ट पूरे इंडिया में छा गए और लोगों ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदना बंद कर दिया। और धीरे धीरे जब इसकी डिमांड कम हो गई तो इनको घाटा होने लग गया और इन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो हाथों से जो भी वस्तुएं बनती सब खत्म हो गई। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस मतलब था गायब होना। प्रिंसली कोर्ट्स, प्रिंसली कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं राज दरबार। क्या होता है प्रिंसली कोर्ट? प्रिंसली कोर्ट का मतलब होता है राज दरबार। ठीक है। तो बच्चों आज़ादी के टाइम पे हमारे देश में राज दरबार हुआ करते थे। ठीक है। राज दरबार में कौन कौन होते थे उस टाइम पे? राज दरबार हुआ करते थे और वहाँ पर तुमने नाम सुना होगा नवाब का। नवाब होते थे उस टाइम पे। राजा भी होते थे, नवाब हो गए, राजा हो गए, प्रिंस हो गए, प्रिंसेस, एम्परर, एम्परर। तो बच्चों उस टाइम पे हमारे देश में नवाब, राजा, प्रिंस, एम्परर ये लोग राज किया करते थे। तो बच्चों इनकी एक खास बात बताता हूँ मैं। ये लोग राज तो करते थे इंडिया पे, ये लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत वैल्यू देते थे। जैसे कोई कारीगर अपने हाथों से कोई चीज़ बना कर लेके आया, कोई अच्छी सी तस्वीर या पेंटिंग बना के लेके आया, राजा उनसे खुश हो जाते थे, तुरंत एक सोने की हार निकाल के गिफ्ट दे देते थे। ठीक है। तुमने देखा होगा टीवी में काफ़ी देखे होंगे, सोने की हार तुरंत गिफ्ट देते, तुरंत अपनी सोने की हीरे की अंगूठी निकाल के गिफ्ट कर देते थे, तुरंत असरफियाँ निकालते थे, सोने के सिक्के निकालते थे और गिफ्ट कर देते थे। तो उस टाइम पे क्या था, जो नवाब थे, राजा थे, प्रिंसेस थे मतलब राजकुमार थे, एम्परर मतलब सम्राट हो गए, ये लोग क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट की बहुत इज्जत किया करते थे। ठीक है। और यानी कि हाथों से बनी हुई वस्तुओं को इतने इनाम दिया करते थे, इनके इनाम दिया करते थे, तो इनकी बहुत वैल्यू बढ़ती थी। और इनके सिर पे यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं होती थी, हस्तशिल्प कला, इनके सिर पे इनका आशीर्वाद था, इनका आशीर्वाद था, इन लोगों ने आशीर्वाद दे रखा था उनको, और इनके होते हुए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, नवाब को खत्म किया, राजा को खत्म किया, प्रिंस को खत्म किया, एम्पायर को खत्म किया और पूरे इंडिया पे खुद ही राज करने लग गए। अब बताओ, जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट को जो आशीर्वाद देते थे, जो बचा के रखते थे, जो उनको मोटिवेट करते थे, वो यही लोग थे। अंग्रेजों ने इन्हीं को खत्म कर दिया, तो उनके सिर पर से इनका साया हट गया और अंग्रेजों ने फिर बुरी तरह से खत्म करना स्टार्ट कर दिया और बुरी तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतियोगिता। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट मतलब राज दरबार का लुप्त होना, सारे राज दरबार खत्म हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है बच्चों, कंपटीशन वाला पॉइंट बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही सुन लो। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो हैंडमेड होते थे, तो इसलिए महंगे होते थे और उस पर टैक्स भी होता था। इंग्लैंड के प्रोडक्ट मशीन मेड होते थे, इसलिए सस्ते होते थे और उस पर टैक्स भी नहीं होता था। दूसरी बात बच्चों, एक बात बताऊँ, कितनी भी तारीफ कर लो लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई अलग होती है। सच्चाई ये कि मशीन के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती थी। ठीक है। मशीन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कोई भी चीज़ मशीन से बनी और हाथों से बनी तो थोड़ा सा फर्क आता है। मशीन में क्या होता है, एकदम बारीकी से काम होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स थे वो मशीन मेड थे, सस्ते होते थे, उनकी क्वालिटी जो थी हम कह सकते हैं बेटर क्वालिटी, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में
उनकी जो क्वालिटी थी वो बेटर होती थी। जिस वजह से बेटर क्वालिटी होती थी उनकी, तो जिस वजह से क्या हुआ कि इंडियन प्रोडक्ट इंग्लैंड के प्रोडक्ट से प्रतियोगिता नहीं कर पाए। इंडियन प्रोडक्ट इनके सामने टिक नहीं पाए क्योंकि वो महंगे थे, ये सस्ते थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इसकी क्वालिटी बेटर होती थी। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इनसे कंपटीशन नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी डिमांड कम होती चली गई और उनको घाटा होने लग गया और धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट सारे बंद हो गए, लुप्त हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड पैटर्न। बच्चों अब हुआ ये कि हमारे देश के जो लोग थे इनकी डिमांड में भी बदलाव आने लग गया। जैसे लोग पहले धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है, धोती कुर्ता पहनते थे, औरतें साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन धीरे धीरे डिमांड में बदलाव आने लग गया। हमारे देश के जो लोग थे इनकी सोच बदलने लग गई, ये भी क्या करने लग गए, जैसे मॉडर्न कपड़ों पे ध्यान देने लग गए। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाने लग गए। ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाने लग गए। हमने क्या, हमारे इंडियंस ने क्या किया, इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया और इंग्लैंड के प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो हम सारे के सारे इंडियंस इंग्लैंड के प्रोडक्ट को खरीदने लग गए और इंडियन प्रोडक्ट को कम कर दिया खरीदना। तो इससे क्या हुआ, हमारा डिमांड बदल गया। जो इंडियंस पहले इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदते थे वही इंडियंस अब इंग्लैंड के प्रोडक्ट को खरीदने लग गए। ठीक है, यानी ब्रिटिश गुड्स की डिमांड इंडिया में बढ़ने लग गई क्योंकि डिमांड का पैटर्न बदल गया। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड इंडिया में बढ़ने लग गई और धीरे धीरे बढ़ते 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 हर एक इंसान ब्रिटिश गुड्स को इस्तेमाल करने लग गया और इंडियन गुड्स को कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तो धीरे धीरे इंडियन गुड्स खत्म हो गए, यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए। उसके बाद था डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। अंग्रेजों ने रेल का विकास किया। अब रेल का विकास करने से क्या फ़ायदा है बच्चों, सुनो अंग्रेजों का क्या फ़ायदा हुआ। अंग्रेजों ने रेल का विकास किया। रेल का विकास करने से देखो फ़ायदा क्या हुआ, इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट थे रेल के द्वारा हर गांव में, हर कस्बे में, हर जिले में, हर एक राज्य में पहुंचाया गया। क्योंकि रेल से अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो गया अपने प्रोडक्ट को पूरी इंडिया के अंदर फैलाना। क्योंकि रेल नहीं होता तो इंग्लैंड वाले अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में पहुंचा नहीं पाते। उन्होंने रेल बनाया और रेल बना के अपने प्रोडक्ट को रेल में लोड करके छोटे छोटे गाँव में, कस्बे में, जिले में, शहर में अपने प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचा दिया। और अपने प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचाने के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के प्रोडक्ट सस्ते तो थे ही, चीपर थे, अच्छी क्वालिटी होती थी उनकी इंडियन हैंडीक्राफ्ट के कंपैरिजन में, और पूरे इंडिया में फैल गए। जिससे क्या हुआ कि इंडियन प्रोडक्ट धीरे धीरे खत्म हो गए और इंग्लैंड के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। और रेल के आने की वजह से, रेल अगर नहीं आता तो इतना इंग्लैंड के प्रोडक्ट इतने फेमस नहीं होते। रेल के आने की वजह से इंग्लैंड के प्रोडक्ट पूरी इंडिया के अंदर फैल गए और पूरे इंडिया के अंदर फैलने से क्या हुआ कि इंग्लैंड के प्रोडक्ट हर एक इंसान के हाथ में आने लग गया और हर एक घर में इंग्लैंड के प्रोडक्ट थे। तो जिससे क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड खत्म हो गई और इंग्लैंड के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। तो बच्चों ये कुछ कारण थे जो मैंने तुम्हें समझाए, इसको देख लेना अच्छे से वीडियो को, और इससे जो पहले के जो पार्ट्स हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।